अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग और वाक्य के प्रकार के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम लोग वाक्य की परिभाषा क्या होती है उसको समझेंगे। उसके बाद हम लोग वाक्य के अंग के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम लोग वाक्य के प्रकार को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो आइए समझते हैं वाक्य की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पे ध्यान दो, सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। तो वाक्य किसे कहा जाता है? सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह। अब सार्थक शब्द क्या होता है? तो देखो, जो वाक्य की रचना होती है वो शब्दों से होती है। बहुत सारे शब्द जब व्यवस्थित समूह में होते हैं और इसका कोई अर्थ निकलता हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। तो सार्थक शब्द क्या होता है? तो यहाँ पे बहुत सारे अक्षर मिलकर क्या करते हैं? शब्द बनाते हैं, और बहुत सारे शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं क म ल, तो ये तीन अक्षर मिलकर क्या बना रहे हैं? एक शब्द बना रहे हैं। जब मैं यहाँ पे कमल को पढ़ रहा हूं, कमल का अर्थ निकल रहा है। कमल का मतलब क्या है? एक फूल है। तो सार्थक शब्द क्या होता है? कोई ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकले उसे हम लोग क्या कहेंगे? सार्थक शब्द। अभी मैं यहाँ पे एक और शब्द लिख रहा हूं ल म क, तो यहाँ पे भी देख रहे हो लमक मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने कमल लिखा। तो कमल का क्या हो रहा है? अर्थ निकल रहा है। कमल का मतलब क्या होता है? एक फूल होता है। लेकिन लमक शब्द का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकले उसे हम लोग क्या कहेंगे? सार्थक शब्द। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह, यानी इन्हीं शब्दों को क्या किया जाएगा? व्यवस्थित तरीके से रखा जाएगा और उनका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। आप उदाहरण देखो, पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो पिताजी एक शब्द हो गया, पुस्तक हो गया, पढ़ और रहे हैं, ये सब क्या है? शब्द हैं। तो शब्दों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। लेकिन ये जो शब्दों का समूह है इसका अर्थ निकल रहा है। जैसे पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या है? अर्थ निकल रहा है। यानी शब्दों के समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। लेकिन उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, तभी उसे हम लोग क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। जैसे पिताजी एक शब्द है, पुस्तक एक शब्द है, पढ़ एक शब्द है, रहे हैं, ये सब क्या है? शब्द हैं। इन शब्दों को व्यवस्थित तरीके से लगाया गया है और इसका अर्थ भी निकल रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। मुझे यकीन है कि आप वाक्य की परिभाषा को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए वाक्य के अंग को समझते हैं। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं। तो याद रखना, आपसे परीक्षा में पूछा जाता है वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो याद रखना वाक्य के दो अंग होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो अंग। पहला क्या है? उद्देश्य और दूसरा क्या है? विधेय। आइए अब समझते हैं उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। सबसे पहले हम उद्देश्य क्या होता है इसको समझेंगे। तो यहां पे ध्यान दो, वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। अब एक कोई वाक्य है, उस वाक्य में जिसके विषय में या जिसके बारे में बताया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। आप उदाहरण देखो, समझ जाओगे। यहां पे लिखा है राम एक अच्छा लड़का है। तो अब अच्छा लड़का कौन है? यहाँ पे राम है। किसके बारे में बताया जा रहा है? राम के बारे में बताया जा रहा है। तो वाक्य में जिसके विषय में या जिसके बारे में बताया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। तो इस वाक्य में क्या लिखा है? राम एक अच्छा लड़का है। अब अच्छा लड़का कौन है? राम है। तो यहाँ पे राम के बारे में बताया जा रहा है, तो राम क्या हो जाएंगे? राम इस वाक्य में क्या है? उद्देश्य हैं। अब विधेय क्या होता है? यहां पे ध्यान दो, विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। यहाँ पे उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य क्या होता है मैंने आपको ऊपर बताया,
वाक्य में उद्देश्य के विषय में, यानी जो काम कर रहा है, जिसके विषय में बात हो रहा है, उसके विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग विधेय कहते हैं। आप उदाहरण देखो, सीख जाओगे अच्छे से। यहाँ पे लिखा है राधा पढ़ती है, तो इस वाक्य में उद्देश्य राधा है, क्योंकि कौन पढ़ रहा है, तो राधा पढ़ रही हैं, तो राधा क्या हो गई, उद्देश्य हो गई। और राधा क्या कर रही हैं, पढ़ रही हैं, तो राधा के बारे में क्या बताया जा रहा है, पढ़ना बताया जा रहा है, तो पढ़ती हैं क्या हो जाएगा, पढ़ती हैं जो है वो हो जाएगा विधेय। और ऊपर वाक्य में लिखा है राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे राम जो है क्या है, उद्देश्य है, और एक अच्छा लड़का है क्या है, विधेय है। तो यानी वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उद्देश्य कहेंगे, और वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाएगा उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग विधेय कहते हैं। मुझे यकीन है कि आप वाक्य के अंग को अच्छे से सीख गए होंगे। अब आइए वाक्य के भेद के बारे में चर्चा करते हैं। एक बात याद रखना बच्चों, वाक्य के भेद को हम लोग दो तरीके से विभाजित करते हैं। एक जो है रचना के आधार पर इसे विभाजित करते हैं, और एक जो है अर्थ के आधार पर हम लोग वाक्य के भेद को विभाजित करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रचना के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में अध्ययन करेंगे, और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भी भेद होते हैं, उसको मैं किसी अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आइए समझते हैं। याद रखना, रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद होते हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो याद रखना रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद होते हैं। उनके नाम हैं, पहला जो है वो है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा जो है वो है मिश्र वाक्य। तो याद रखना रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद होते हैं, पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्र वाक्य। अब आइए एक एक वाक्य के बारे में या एक एक भेद के बारे में गहराई से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग सरल वाक्य क्या होता है उसको समझेंगे। तो आइए हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य यानी एक ही कर्ता हो और एक ही समापिका क्रिया हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में केवल एक ही कर्ता हो, कर्ता को हम लोग क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो यानी एक कर्ता हो और एक क्या हो, एक क्रिया हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे। आइए इसको हम उदाहरण से अच्छे से समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, वह बाजार जाता है, तो यहाँ पे वह क्या है, वह जो है कर्ता है यानी उद्देश्य है, और जाना क्या है, क्रिया है। तो अगर आप इस वाक्य को देखोगे तो इसमें क्या है, एक उद्देश्य है और एक क्या है, एक क्रिया है, इसीलिए ये क्या है, ये सरल वाक्य है। दूसरा देखो, दूसरा उदाहरण है, सजल सो रहा है, तो यहाँ पे सजल जो है वो क्या है, उद्देश्य यानी कर्ता है। हम लोग उद्देश्य को क्या बोलते हैं, कर्ता भी बोलते हैं, यानी क्रिया को करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, और कर्ता को उद्देश्य भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सजल सो रहा है, तो सो कौन रहा है, सजल, तो सजल क्या हो जाएगा, सजल जो है वो उद्देश्य यानी कर्ता है, सोना क्या है, उसका क्रिया है। तो जिस वाक्य में एक क्या रहेगा, एक कर्ता रहेगा और एक क्रिया रहेगा, उससे क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे। तीसरा उदाहरण देखो, परी आज स्कूल नहीं गई, तो यहाँ पे परी क्या है, परी जो है कर्ता है यानी परी उद्देश्य है, और स्कूल नहीं गई, जाना क्या है, क्रिया है। तो जिस वाक्य में एक कर्ता है यानी एक उद्देश्य है और एक जो है क्या है, एक क्रिया है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे। चौथा वाक्य देखते हैं, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, यहाँ पे खेलना क्या है, क्रिया है, और बच्चे क्या हैं, बच्चे जो है कर्ता है यानी उद्देश्य है। तो बच्चा क्या हो गया, कर्ता हो गया यानी उद्देश्य हो गया, और खेलना क्या है, एक क्रिया है। तो इस वाक्य में क्या है, एक कर्ता है और एक क्रिया है, इसीलिए क्या है, सरल वाक्य है। तो सरल वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में एक कर्ता हो यानी एक उद्देश्य हो और एक क्रिया हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। अब आइए संयुक्त वाक्य को समझते हैं। संयुक्त वाक्य क्या होता है, जहां दो या दो से अधिक, जहां पर दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक शब्द से
जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो संयुक्त वाक्य किसे कहा जाता है? जहां दो या दो से अधिक क्या हो? सरल वाक्य हो, और वो सरल वाक्य किससे जुड़े हों? योजक शब्द से जुड़े हों, उसे हम लोग क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहेंगे। यानी दो सरल वाक्य रहेगा और वो दोनों सरल वाक्य योजक शब्द से जुड़े रहेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य। अब योजक शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? तो यहाँ पे ध्यान दो, योजक शब्द होता है और, परंतु, किंतु, लेकिन, पर, फिर भी, इसलिए, या, अथवा, तथा, मगर, ना कि, अतः, एवं। ये सब क्या है? ये सब योजक शब्द हैं। इन्हीं योजक शब्दों से जब दो सरल वाक्य आपस में जुड़े रहेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग संयुक्त वाक्य कहेंगे। आप उदाहरण देखो, अच्छे से समझ जाओगे। जैसे पहला उदाहरण है, बालक रोया, चुप हो गया। तो देखो यहाँ पे एक वाक्य है और यहाँ पे एक वाक्य है, और इनको जोड़ने वाला जो है वो है और क्या है? और जो है वो है योजक शब्द। तो जब दो शब्द किसी योजक शब्द से जुड़े रहेंगे तो उसे क्या कहेंगे? उसे संयुक्त वाक्य कहेंगे। बालक रोया और चुप हो गया, तो ये और क्या है? इन दोनों शब्दों को जोड़ रहा है, इन दोनों वाक्यों को, शब्दों को नहीं, वाक्यों को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो दोनों वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को क्या कहेंगे? योजक शब्द कहेंगे। और यही योजक शब्द क्या करता है? संयुक्त वाक्यों को जोड़ता है। और जब योजक शब्द के द्वारा दो वाक्य आपस में जुड़े रहेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहेंगे। दूसरा उदाहरण देखो, कठोर बनो, सहृदय रहो। यहाँ पे देख रहे हो परंतु है, यहाँ पे एक वाक्य है, यहाँ पे एक वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला बीच में एक योजक शब्द है। यही योजक शब्द से ये दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं, इसीलिए क्या है? संयुक्त वाक्य है। तो याद रखना, संयुक्त वाक्य क्या होता है? जहां दो या दो से अधिक क्या होते हैं? सरल वाक्य होते हैं, और वो सरल वाक्य योजक शब्द से जुड़े होते हैं, उसे क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहेंगे। यहाँ पे मैंने बहुत सारे योजक शब्द लिख दिए हैं, आप प्रैक्टिस करके अच्छे से संयुक्त वाक्य को क्या कर सकते हो? सीख सकते हो। तीसरा उदाहरण देखो, वह आलसी था। यहाँ पे क्या है? एक वाक्य है, विफल हुआ, एक यहाँ पे वाक्य है, इसलिए क्या है? ये योजक शब्द है। वह आलसी था इसलिए विफल हुआ। तो यहाँ पे देख रहे हो, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या है? इसलिए है। तो इसलिए क्या है? संयुक्त वाक्य है। चौथा उदाहरण देखो, वह पंडित है, हठी है। इसको जोड़ने के लिए क्या है? किंतु है। तो किंतु क्या कर रहा है? इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। तो जब दो वाक्यों को जोड़ने वाला हो, यानी बीच में कोई योजक शब्द हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहेंगे। देखो, अगर आप गाड़ी चलाना सीखेंगे तो गाड़ी कैसे चलाया जाता है आपको उसका तरीका बहुत अच्छे से मालूम होगा, लेकिन जब आप एक्चुअल में प्रैक्टिकली गाड़ी चलाओगे तो हो सकता है आपको चलाना ना आए। गाड़ी आपको अच्छे से चलाना कब आएगा? जब आप उसका रोज अभ्यास करेंगे। तो आप वाक्य के भेद को जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतने अच्छे से सीख पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको वाक्य के भेद को समझा रहा हूं कि कैसे आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन आपको अच्छे से सीखने के लिए आपको बहुत सारे उदाहरण का अभ्यास करना होगा। तो आप अभ्यास जरूर करना। आइए मिश्र वाक्य समझते हैं। मिश्र वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता हो तथा एक या एक से अधिक जो है आश्रित, आश्रित का मतलब होता है डिपेंड, उपवाक्य होते हैं, उसे हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। तो मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? मान लेते हैं कोई एक वाक्य है, उस वाक्य में एक क्या रहेगा? प्रधान यानी मुख्य उपवाक्य रहेगा, और वहां पे उस मुख्य वाक्य से एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य रहेंगे, यानी उस वाक्य के ऊपर डिपेंड रहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य कहेंगे। और इसकी पहचान कैसी होती है? तो यहाँ पे थोड़ा कुछ ट्रिक है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये जो प्रधान उपवाक्य है और जो आश्रित वाक्य है उनके बीच में क्या आएगा? कि, जब तब, जैसा वैसा, जितना उतना, जिसकी उसकी, यदि तो, जो सो,
वह आदि शब्द आपको इस वाक्य में देखने को मिलेंगे। आप उदाहरण देखो समझ जाओगे। यहाँ पे लिखा है जब तक डॉक्टर पहुंचा रोगी मर चुका था। तो यहाँ पे देख रहे हो एक क्या है, यहाँ पे प्रधान उपवाक्य है। जब तक डॉक्टर पहुंचा, एक क्या है, प्रधान उपवाक्य है। और ये दूसरा जो है आश्रित है, रोगी मर चुका था, यानी ये जो है इस वाक्य के ऊपर क्या है, आश्रित है। जब कोई वाक्य में एक क्या रहेगा, प्रधान उपवाक्य रहेगा और एक से अधिक, एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य रहेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। जब तक डॉक्टर पहुंचा रोगी क्या हो चुका था, मर चुका था, यानी ये क्या है, ये उसके ऊपर डिपेंड है, आश्रित है, इसीलिए क्या है, मिश्र वाक्य है। दूसरा उदाहरण देखो, जो प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, ये क्या है, एक जो है प्रधान उपवाक्य है, वे स्वस्थ रहते हैं, ये क्या है, आश्रित वाक्य है। तो जो प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, ये एक क्या है, मुख्य यानी प्रधान उपवाक्य है, और दूसरा क्या है, इसके ऊपर आश्रित है। तो यहाँ पे जो और वे, तो इससे हमें पकड़ में आता है क्या है, मिश्र वाक्य। यानी एक क्या रहेगा, एक प्रधान उपवाक्य रहेगा और उसके ऊपर एक डिपेंड यानी आश्रित उपवाक्य रहेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य। तो देखो, जो प्रतिदिन व्यायाम करते हैं वे स्वस्थ रहते हैं, इसलिए क्या है, मिश्र वाक्य है। तीसरा देखो, यह वही छात्र है जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो यहाँ पे एक वाक्य है और यहाँ पे भी एक वाक्य है। एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर क्या है, आश्रित है, इसलिए क्या है, मिश्र वाक्य है। यह वही छात्र है जिसने क्या किया था, प्रथम स्थान प्राप्त किया था, यानी ए वाला वाक्य जो है इसके ऊपर आश्रित है। चौथा उदाहरण देखो, जो मनुष्य निर्दयी है वह राक्षस के समान है। यानी जो मनुष्य क्या है, निर्दयी होता है, यानी जिसके अंदर दया नहीं होती है, वह कैसा होता है, राक्षस के समान होता है। इस वाक्य के ऊपर एक क्या है, वाक्य आश्रित है, इसलिए क्या है, मिश्र वाक्य है। पांचवा उदाहरण देखो, राम से कहा कि वह मुंबई जा रहा है। राम से कहा कि वह मुंबई जा रहा है, यहां पे से नहीं रहेगा, यहां पे ने रहेगा, ठीक है। राम ने कहा कि वह मुंबई जा रहा है, ये यहाँ पे से को काट देना, ने लिख देना। राम ने क्या कहा कि वह मुंबई जा रहा है, राम ने क्या कहा कि वह मुंबई जा रहा है। ये वाक्य इसके ऊपर क्या है, आश्रित है, यहाँ पे क्या आया है, की आया है। तो कुछ शब्दों से हम लोग क्या कर सकते हैं, मिश्र वाक्य को पहचान सकते हैं। मिश्र वाक्य को पहचानने के लिए एक चीज ध्यान में रखना, एक प्रधान वाक्य रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, आश्रित वाक्य रहेगा। आप इसको ऐसे ही पहचान लोगे कि ये क्या है, मिश्र वाक्य है। सबसे पहले आप सरल वाक्य का अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसके बाद संयुक्त वाक्य का अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर आप सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य को अच्छे से पहचान लोगे तो जो बचेगा वो क्या रहेगा, मिश्र वाक्य रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।